ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, एग्जाम आपका काफी नजदीक आ चुका है। शनिवार से आप सभी का एग्जाम है। तो आज की क्लास में हम कोई एक स्पेशल चैप्टर नहीं करवा रहे, कोई एक चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस ऐसे नहीं कर रहे। लास्ट क्लास तक हमने एक्सरसाइज नंबर 6 के कुछ क्वेश्चन देखे थे, मतलब सिमिलैरिटी वगैरह पढ़ा है। तो सिमिलैरिटी जितना करवाया है समरूपता चैप्टर नंबर 6 उतना तो जरूर कर लेना, वो इंपॉर्टेंट है। स्पेशली सिमिलैरिटी समरूपता का एक क्वेश्चन मैंने बताया था चैप्टर एक्सरसाइज 6.2 का, कि एक ट्राइंगल दे रखा है, वहां पर बोलेगा किसी एक भुजा के समांतर एक लाइन आपका खींच दिया गया, समांतर लाइन, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपसे बोलता हूँ कि ये वाला भुजा, ये लंबाई दे रखा हो, मान लो इसका नाम दे दिया ए बी सी, बीसी के समांतर क्यू आर बोला, मैंने बोल दिया ए क्यू का लंबाई दे दिया, क्यू बी का लंबाई दे दिया, ए आर का लंबाई देकर के आपसे आरसी पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ बीपीटी या थेल्स थ्योरम लगाइएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा कुछ क्वेश्चन, आज पीडीएफ जो आएगा उसमें भी क्वेश्चन आएगा ऐसा वाला, ठीक है। तो इसकी जरूर प्रैक्टिस कर लेना, यानी कि बहुत ज्यादा हाई चांसेस है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बीपीटी वाला, ठीक है। इसके अलावा आज की क्लास में क्या करेंगे, तो आज के क्लास में पिछले साल का सितंबर 2022 का हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर है, इसको डिस्कशन करते हैं। मिक्स क्वेश्चन हो जाएंगे, सैंपल सेट के जैसा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो देखो, इससे पैटर्न भी आपको पता चलेगा, आपके जो पेपर आएंगे बिल्कुल इसी टाइप के आएंगे। यहाँ पर अपना नाम लिख देना, विद्यार्थी का नाम लिखा होगा, रोल नंबर लिख देना। 40 नंबर का पेपर है, पिछले साल का पेपर है, कक्षा 10 गणित, ठीक है। 90 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, ठीक है, 1.5 घंटे। इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश जरूर पढ़ लीजिएगा अपने एग्जाम में। बोल रहा है कि सभी क्वेश्चन अनिवार्य, सारे क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। 1 से 15 तक के जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर के हैं, मतलब 15 क्वेश्चन हो गया 1-1 नंबर का, 15 नंबर का क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि 16 से 18, मतलब 3 क्वेश्चन हो गया, 16, 17, 18, 2-2 नंबर का। तो 3 क्वेश्चन हो गया 2 नंबर का, 3 दूनी 6 नंबर का ये हो गया आपका। 19, 20, 21 3 क्वेश्चन है जो 3 नंबर का है, तो मतलब 9 नंबर का यहाँ से आ गया आपका। और 22 और 23 2 क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का, तो 10 क्वेश्चन 10 नंबर का ये हो गया। इन सभी को ऐड करोगे तो आपका 40 नंबर का पेपर बन जाता है, ठीक है। 15, 6, 9 और 10, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो 1 नंबर क्वेश्चन जो है 1 नंबर का है, बोला गया है यहाँ पर, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, अगर नहीं दिखेगा तो बताना, ठीक है, क्योंकि ज्यादा जूम कर दूंगा ना तो फिर एक पेज पर आ नहीं पाएगा। तो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो जो सर सिंपल बी। क्वेश्चन है मैं आपको डायरेक्ट डिस्कस कर लेता हूँ, बी नहीं है, ठीक है। जैसे आप बोलोगे सर अपरिमेय नहीं है, मतलब जो परिमेय होगा वो अपरिमेय नहीं होगा। तो अपरिमेय कौन सा नहीं होगा, जो परिमेय होगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है। जैसे हम कह सकते हैं 2-3 कंसेप्ट है। वर्गमूल के अंदर अगर कोई ऐसा संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो वो क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा। और वर्गमूल के अंदर कोई संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, तो परिमेय हो जाएगा। तो आप अगर मैं ऑप्शन नंबर सी को देखूं, तो ऑप्शन सी में 2√2 लिख रखा है। तो रूट के अंदर जो नंबर लिखा है ना, इसको आप अगर ध्यान से देखोगे तो वर्गमूल 2 है और ये एक अपरिमेय संख्या है। तो √2 अगर अपरिमेय संख्या है तो 2 से गुना करने के बाद भी ये जो संख्या आएगा वो अपरिमेय ही आएगा, ठीक है। तो ये संख्या अपरिमेय है, तुम्हारा आंसर नहीं बनेगा। इससे मत कंफ्यूज होना, ये तो बस किसी बच्चे का किया हुआ है, तो मेरे पास पेपर मिला है, तो ऐसा नहीं कि जो किया हुआ ही सही होगा, हो सकता है गलत हो वो। ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, ऑप्शन ए की बात करते हैं अभी, ठीक है। तो ये तो आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी में लिखा है 2 + 2√4, तो 2 तो 2 रहेगा, +2 √4 का मतलब क्या होता है, √4 लिखने का मतलब 2 हो गया, ठीक है। 2 4 जो है 2 का वर्गमूल होता है, 4 2 का वर्ग होता है, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो 2 × 2, और इसको सॉल्व करने पर 2 + 4 यानी 6 मिल रहा है, तो 6/1 लिख सकते हैं। यानी ये क्या हो गया, हमारे पास परिमेय संख्या हो गया। अब अगर ये परिमेय संख्या है, इसका मतलब अपरिमेय नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये संख्या जो है अपरिमेय नहीं है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए में क्या लिख रखा है, 2.01, फिर 011, 001, इस तरीके से लिख रखा है। अब ये संख्या कैसा है सर, परिमेय या अपरिमेय, इसमें थोड़ा सा डाउट हो सकता है, समझिए। जो भी क्वेश्चन से कंसेप्ट है सारे डिस्कस कर लूंगा। दशमलव संख्या जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक मैं कह सकता हूं, जैसे ऐसे लिख रहा हूं, एक तो मैंने लिखा 3.5 7 5 7 5 7, इस तरीके से। तो ये नंबर क्या हो रहा है ना, इसको आप ऐसे लिख दोगे 3.57 और एक डंडा लगा दोगे, तो ये डंडा का मतलब क्या हो रहा है कि 5 7 रिपीट हो रहा है। तो इसको कहते हैं अशांत आवर्ती। क्या बोल रहा हूँ, अशांत आवर्ती, मतलब कुछ रिपीट हो रहा है। तो अगर ऐसा नंबर आता है जो अशांत है और आवर्ती है, तो परिमेय कहलाता है, ठीक है, ये परिमेय संख्या कहलाता है। अगर मैं ऐसा लिख दूं 3.57 557, फिर मैं कर दिया 3 बार 5, फिर 7, अब ये डॉट 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 लगा दिया, मतलब अशांत तो है, अनंत तक जा रहा है,
लेकिन कुछ रिपीट नहीं हो रहा। सर देखिए यहाँ पर 5 7 आया, यहाँ पर 2 बार 5 आ गया, यहाँ पर 3 बार 5 हो गया, मतलब पर्टिकुलर ब्लॉक नहीं है जो रिपीट हो रहा है, डंडा नहीं लगा सकते। ठीक है, तो हम कहेंगे सर ये वाला कैसा है, अशांत अनावर्ती। और जो अशांत अनावर्ती दशमलव होते हैं वो अपरिमेय होते हैं। ठीक है, तो ये वाला संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पर देखें तो आपको दिख रहा है कुछ रिपीट नहीं हो रहा है सर, 0 1 1, फिर 2 बार 0 आ गया, अगले बार 3 बार 0 आएगा। ठीक है, तो ये अशांत अनावर्ती है, मतलब ये भी क्या है, अपरिमेय है। तो ऑप्शन नंबर ए अपरिमेय, ऑप्शन सी अपरिमेय, तो आंसर नहीं बनेगा, ऑप्शन बी परिमेय, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बी होगा आंसर इसका। इतना सोचना नहीं पड़ेगा एग्जाम में, इतना मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा था, एग्जाम में तो 2 सेकंड में किसी का आंसर आ गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पर बताइए क्वेश्चन 2 में कौन सा अपरिमेय है। सी रूट सी 8। होगा। तो अपरिमेय संख्या कैसे पहचानेंगे सर, अगर वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग लिखा रहेगा, पूर्ण वर्ग अगर लिखा रहेगा तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। और अगर वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या जो है नहीं लिखा रहे, पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, तो ये वाला अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं लिख रखा है, अपरिमेय पहचानना है। तो रूट 1 का वाला तो 1 हो जाएगा, आपको पता है वर्गमूल के अंदर जो नंबर है वो एक पूर्ण वर्ग है, 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो कहेंगे सर ये तो परिमेय हो गया। 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, 4 2 का वर्ग करेंगे 4 मिल जाएगा, मतलब इसको सॉल्व करने पर 2 आ जाएगा, यह भी एक परिमेय संख्या हो गया। 9 जो है वो 3 का वर्ग होता है, 3 का वर्ग करने पर 9 मिलेगा, यानी रूट 9 का वैल्यू आपका 3 आ जाएगा, तो 3/1, यानी ये भी परिमेय संख्या है। ये परिमेय है, ये परिमेय है, और ये भी आपका परिमेय है। ऑप्शन डी रूट 8। तो 8 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता, इसको आप अगर फैक्टराइज करोगे, गुणनखंड करोगे, तो ऐसा मिलेगा 2 बार 2 है तो एक बार बाहर आ जाएगा 2√2। अगेन ये क्या आ गया, 2√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, रूट 8 क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, कितने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं सर इसका आंसर यहाँ। बी। इसका आंसर बी होगा, और ध्यान से देखिए, बी या ए। सर बी होगा। देखो यहाँ पर बोला गया है द्विघात बहुपद, क्या लिखा गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस 5। एक सेकंड, अब इस द्विघात बहुपद में आप क्या कहोगे, सर शून्यकों का योग पूछा गया है आपसे। शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा आपसे पूछ रहा है, कितना होता है, माइनस बी बाई ए। यहाँ पर बी ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, बी का वैल्यू कितना है, एक्स का गुणांक माइनस का 1, सी का वैल्यू कितना है, माइनस का 5। हालांकि सी का वैल्यू नहीं चाहिए, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ, सी का वैल्यू -5। आपको सर माइनस बी बाई ए, योग कह रहा था माइनस बी बाई ए, माइनस का साइन माइनस, बी का वैल्यू आपका माइनस का 1 है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 1 और डिवाइड करेंगे 1 से, तो 2 बार माइनस का साइन आया, माइनस से माइनस कट गया, आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर ए आएगा ना। इस क्वेश्चन का आंसर एक छोटा सा गलती के चलते ऑप्शन नंबर बी करोगे, मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, समझ में आया जिनका भी आंसर बी था। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है, तो ये छोटा छोटा गलती बस मत करिएगा। ठीक है, यहाँ पर कर ले रहे हो गलती, अच्छी बात है कि यहाँ पर हो गया, एग्जाम मत करना। इसमें पूछा तो नहीं क्वेश्चन 4 का 35। अच्छा एक सेकंड, इसमें एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। योग पूछा गया था, मान लो अगर आपसे बोलता है कि गुणनफल बताइए, शून्यकों का गुणन पूछता, तो क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा का वैल्यू क्या होता है, -5। सी अपॉन ए। सी है, सी बटा ए, तो सी का वैल्यू है माइनस का 5, ए का वैल्यू है आपका 1, तो -5/1 करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 5 आ जाएगा। तो अगर हमसे गुणन पूछता तो -5 कर देते, डी कर देते। देख रहे हो दोनों ऑप्शन देता है एग्जाम में, कोई बच्चा गलती से ये कर देगा। ठीक है, अब सोचेगा कि मेरा आंसर सही है, ठीक है, नहीं। तो गुणन में आप कहोगे सर सी बटा ए, तो योगफल में -b बटा ए, तो यहाँ पर आंसर 1 आएगा। ठीक है, अगर गुणन पूछता तो ऑप्शन डी करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 280 और 245 का एचसीएफ बताना है आपको। तो एचसीएफ के लिए चलो यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ, एक बार बस इससे रिकॉल हो जाएगा। मान लो हमारे पास 2 नंबर है, एक नंबर ए लिख रहा हूँ और एक नंबर बी लिख रहा हूँ। तो इन दोनों नंबर को मैं कह रहा हूँ कुछ इस तरीके से, मान लो हमने अभाज्य गुणनखंड किया और कुछ ऐसा आ गया, x का पावर 2, y का पावर 3, और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, बस इतना ही लिखता हूँ। ठीक है, और यहाँ लिख दिया x, y का पावर 5 और z का पावर 2, ऐसे। मैं पूछ रहा हूँ इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा। तो एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, सुनिएगा मेरी बातों को। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, दोनों में जो कॉमन है उसको लेते हैं, जो दोनों जगह प्रेजेंट है, और उसका छोटा वाला घात लेते हैं। तो हमें दिख रहा है सर x दोनों जगह पर है, ठीक है, तो x को लेंगे। ठीक है, x को लेंगे और x का छोटा घात 1 है। ठीक है, 2 और 1 है, जिसमें से छोटा वाला घात 1 रहेगा, तो x का घात 1। y दोनों जगह पर प्रेजेंट है,
तो y को भी लेंगे, ठीक है, और y का छोटा वाला घात क्या है, y का पावर 3, तो x का पावर 1 और y का पावर 3 हमारा HCF हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और अगर मैं बोलूं LCM बताइए, तो LCM में क्या बोलेंगे, सर जितने भी गुणनखंड है सभी को लीजिए, ये फर्क नहीं पड़ता कॉमन है या नहीं है, सभी को लेना है और सबका सबसे बड़ा वाला घात लीजिए, ठीक है। तो बड़ा वाला घात लीजिए, x का सबसे बड़ा घात 2, y का सबसे बड़ा घात 5 और z का सबसे बड़ा घात 2। देखिए z दोनों का नहीं है, फिर भी मैं ले रहा हूँ, LCM में लेंगे, HCF में नहीं लेंगे। तो ये दो हमारा कंसेप्ट होता है, HCF में छोटा घात, LCM में बड़ा घात, HCF में कॉमन वाला, LCM में सारा, ठीक है। और अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ किसी भी दो नंबर का HCF और LCM में बड़ा कौन होगा, LCM और HCF में बड़ा कौन होगा, LCM LCM बड़ा LCM होगा, क्योंकि वो गुणज है, ठीक है। तो LCM बड़ा होगा, मल्टीपल बड़ा होगा, तो LCM की तरफ मुंह खुला रहेगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रहेगा, HCF छोटा रहेगा, LCM बड़ा रहेगा, ठीक है। दो अलग अलग नंबर के लिए बराबर संख्या की बात नहीं कर रहे हैं, दो अलग अलग नंबर के लिए LCM बड़ा रहेगा, HCF छोटा रहेगा। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि 280 245 का HCF बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, 280 का आप गुणनखंड करिएगा, अभाज्य गुणनखंड करोगे। बहुत सारे मेथड है जिसमें से मैं अभाज्य गुणनखंड वाला कर रहा हूँ। आप इसको सोचोगे किससे डिवाइड करें, जरूरी नहीं कि आप 2 से डिवाइड करिए, ठीक है। आप कोई भी एक अभाज्य संख्या से डिवाइड करिए। मुझे तो सबसे पहले दिख गया सर ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 चौके 28 होता है, 7 से डिवाइड कर देता हूँ, 7 चौके 28 और 0, ठीक है। उसके बाद मुझे पता सर 5 से कट जाएगा, 5 एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य होना चाहिए बस, 5 अट्ठे 40, फिर 2 से काटिए, 2 चौके 8, इससे फायदा होगा आपका, 2 दूनी 4 और यहाँ पर 2 एकम 2, हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया। उसके बाद 245, 245 कौन से प्राइम नंबर से कटेगा, तो मुझे इतना दिख रहा है सर ये 5 से कट जाएगा, 5 एक प्राइम नंबर होता है क्या, बिल्कुल होता है, तो उसको 5 से काटिए, 5 चौके 20, 5 नंबर 45, फिर 7 से काटिए, 7 सत्ते 49, फिर 7 से काटोगे 7 एकम 7। तो यहाँ से आप अब अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 280 को क्या लिखोगे, 280 बराबर 2 का घात कितना, 2 देखिए 3 बार आया है, ठीक है, तो 2 का घात 3, उसके बाद 5 एक बार आया है, 5 का घात 1 और 7 का घात 1, ठीक है, 5 एक बार आया था और 7 एक बार आया था। अगर मैं 245 लिखूं तो 245 में 5 का घात कितना है, 2 तो आया ही नहीं, 5 का घात 1 है और 7 का घात 2 है, ठीक है। अब इन दोनों में मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि HCF बताइए, तो HCF क्या लिखेंगे, HCF बोलेंगे सर जो कॉमन है, ठीक है, जो कॉमन है दोनों में उसको लीजिए और छोटे वाले घात को लीजिए। तो 2 तो नहीं लेंगे, 245 में नहीं आया, 5 आ रहा है सर यहाँ भी और 5 आ रहा है यहाँ पर भी, दोनों में घात एक ही है, तो छोटा घात भी एक ही रहेगा, 5 का घात 1 और 7 का सबसे छोटा घात, दोनों जगह 7 है लेकिन 7 का छोटा घात 1 है, ठीक है, तो छोटा वाला घात लेंगे, मतलब 5 गुना 7, ठीक है, 5 गुना 7 करेंगे, हमारा आ जाएगा 35 आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी आ गया, ठीक है। चलो इसमें क्वेश्चन में तो नहीं पूछा गया था, लेकिन अगर मैं इस बार क्वेश्चन बोलता हूँ, क्या होता है ना, क्वेश्चन इसी तरीके से सेट होता है, पिछले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही सेट होगा। पिछले बार इससे पूछा गया था, इस बार LCM पूछ लेगा, ठीक है। तो LCM अगर पूछा आपसे तो क्या बोलोगे, हमसे सर LCM पूछा, तो इसी तरीके से गुणनखंड करेंगे, LCM में सभी फैक्टर को लेंगे और सबका बड़ा वाला घात लेंगे। 2 को भी लेंगे क्या, हाँ 2 को भी लेंगे, है ना 2, तो 2 का घात कितना, 2 का सबसे बड़ा घात 3, 5 का सबसे बड़ा घात कितना है बताइए, 5 का सबसे बड़ा घात एक ही है, 5 का घात 1 और 7 का सबसे बड़ा घात 2, तो इसको 2 सॉल्व करिए, देखिए जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। 2 का घात 3 6 होगा क्या, सही लिखा मैंने, सर 8 8 आएगा। 8 होगा। यहाँ पर ये छोटा गलती मत करना कि 2 को 3 से गुना कर देना, 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार गुना करेंगे, 2 का घात 3 8 हो जाएगा, ठीक है, गुना 5 और 7 गुना 2 नहीं करना, 7 को 2 बार गुना करना है, यहाँ पर 49 आ जाएगा। ये आ गया 8 पंजे 40, इसको गुना करेंगे 40 और यहाँ पर 49 गुना करिए, 9 चौके 36 का 6 कैरी 3 16 3 19, ठीक है, 1960 आपका LCM आ गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो ये बन रहा है आपका LCM HCF का। इसके अलावा एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि LCM और HCF का एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास किसी भी दो संख्या का HCF और LCM दिया रहे और मान लो दो नंबर A और B हैं, तो इनमें एक रिलेशन होता था, वो रिलेशन कौन मुझे बताएगा, क्या होता है। LCM into LCM is equal to A into B। ठीक है, तो दो बच्चों ने बोला HCF इंटू LCM, ठीक है, HCF और LCM को गुना करेंगे तो सर वही दो संख्या जिसकी भी HCF और जिसकी भी LCM की बातें कर रहे हो उन संख्याओं के गुणन के बराबर होता है, मतलब HCF इंटू LCM बराबर A इंटू B, ये पहला संख्या और B दूसरा संख्या है, ठीक है। तो ये रिलेशन हमने कई बार इंपॉर्टेंट करके आपको पढ़ा रखा है।
अब इस पे एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि मान लो हमारे पास दो संख्या है, आपको कुछ भी नहीं लिखेगा, पहला संख्या दूसरा संख्या लैंग्वेज कुछ नहीं लिखेगा, सिर्फ ऐसे लिख देगा HCF 3684, यहां मैंने लिख दिया 12। आपसे पूछ रहा है LCM 3684। अब देखो ये क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा। अब LCM तो हम 36 और 84 कैसे ही निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड से, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको रिलेशन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप बोलोगे पहला संख्या सर A का वैल्यू 86 और B का वैल्यू 84। ठीक है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं सर A का वैल्यू आपका 36 है पहला संख्या, B का वैल्यू आपका 84। 252। ठीक है, तो HCF आपका 252 आ रहा है ना, LCM 252 आ रहा है, तो HCF आपका 12 दे रखा है, आपसे इन्हीं दोनों संख्याओं का LCM पूछ रहा है, तो आप फॉर्मूला लगाइए HCF, यहाँ पर लिखिए HCF इंटू LCM बराबर A इंटू B। अब यहाँ पर चार चीजें हैं HCF LCM A इंटू B। हो सकता है कभी आपसे HCF पूछे, हो सकता है कभी LCM पूछे, कभी हो सकता है पहला संख्या पूछे, कभी दूसरा संख्या पूछे, चार में कोई भी 3 दिया रहेगा, चौथा आपसे पूछ लेगा। ठीक है, अब ये मुझे नहीं पता कौन सा पूछेगा, एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इसमें। HCF आपका 12 है, 12 रख दिया, LCM नहीं पता ऐसे रख दिया, A का वैल्यू कितना है आपका, A का वैल्यू 36 है, B का वैल्यू 84 है। सॉल्व करिए, LCM कितना आ जाएगा, 36 इंटू 84 डिवाइडेड बाई 12। 12 से काटिए आप, या तो 36 को काटो, 36 से भी काट दो, 12 3 36 आसान है। ठीक है, तो मिल रहा है 3 इंटू 84। ठीक है, 3 को 84 से गुना करिए, 4 3 12 का 2 हासिल है, 8 3 24 1 25। ठीक है, 252 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, 252 क्या हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं का LCM हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी बोलिए। सर वो हाफ ईयरली एग्जाम में 7th चैप्टर आएगा। 7 चैप्टर, हाँ बिल्कुल आ सकते, 7 चैप्टर तो है सिलेबस में, छोड़ने ज्योमेट्री ना, बिल्कुल आएगा आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमारे पास चार चीजें हैं, HCF इंटू आपका LCM बराबर A गुना B। ठीक है, इनमें से कोई भी 3 दिया रहेगा, चौथा आप निकाल दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला रख लीजिएगा याद। LCM बड़ा होता है, HCF छोटा होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है आपका, अच्छा क्वेश्चन 5 करने, 4 तक कर लिया ना हमने, एक सेकंड, हाँ 4 तक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 के पहले क्वेश्चन आपके ही पेपर का है, पूछा हुआ पिछले साल का। ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में ही करना था, लेकिन टाइम नहीं था कि हम कर सके, तो आज इसको मैं ले लिया। ठीक है, देखिए एक नजर जब ये क्वेश्चन को देखोगे ना, थोड़ा सा आपको लगेगा सर ये बीपीटी का क्वेश्चन है क्या, ऐसा क्वेश्चन हमने बीपीटी में किया था, थेल्स थ्योरम में किया था, लेकिन इसको देखो पढ़ो। बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में ए बी जो है वो क्यू आर के समांतर है, मतलब ये वाला जो लाइन है वो क्यू आर के समांतर है। ए बी का वैल्यू जो है 3 सेंटीमीटर है, ए बी का लंबाई यहाँ पर लिख दिया 3 सेंटीमीटर, फिगर बनाकर ऐसे लिख देना क्योंकि क्वेश्चन ना देखना पड़े। क्यू आर का वैल्यू है 9 सेंटीमीटर, तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ ये वाला कितना है, 9 सेंटीमीटर है। पी आर का लंबाई जो है 6 सेंटीमीटर, मतलब पी आर ये पूरा जो दूरी है ना यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा आपको दे दिया है 6 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है पीबी की लंबाई, पीबी की लंबाई आपसे पूछी जा रही है। यहां पर आप अगर इस त्रिभुज में ट्रायंगल पीएबी और ट्रायंगल पीक्यूआर में आप अगर थेल्स थ्योरम लगाओगे, बीपीटी लगाओगे, तो आप क्या लिखोगे, बीपीटी के अकॉर्डिंग आपको सर अगर ए बी लाइन क्यूआर के समांतर है, ठीक है, इन दैट केस आप इतना तो लिख सकते हो, पी ए बटा ए क्यू इज इक्वल टू पीबी बटा बी आर। लेकिन इससे क्या फायदा हो जाएगा, हमें पी ए का वैल्यू तो पता ही नहीं है, ए क्यू का वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो हम पीबी और बी आर तो कैसे निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं निकाल पाएंगे। आपने सोचा कि थेल्स लगाएंगे, ठीक है, हमने पढ़ा था, हमने सोचा, लेकिन इससे सॉल्व नहीं होगा। अब आप क्या करोगे, तो एक छोटा वाला ट्रायंगल देखिए पीएबी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं एक छोटा वाला ट्रायंगल देखो पीएबी और एक बड़ा वाला ट्रायंगल देखो पीक्यूआर, तो इन दोनों ट्रायंगल को, इन दोनों त्रिभुज को आप अगर समरूप प्रूफ करने का कोशिश करो तो समरूप हो जाएंगे। कैसे समरूप होगा देखिए, ये समझो। पहले मैंने बोला कि आप ये ट्रायंगल को देखिए, इस त्रिभुज को देखिए पीएबी को, ठीक है, उसके बाद मैं कह रहा हूं इस ट्रायंगल को देखिए पीक्यूआर को। इन दोनों ही त्रिभुज में एक कोण आपको कॉमन दिख रहा है क्या, एक कोण दोनों में कॉमन है, एंगल पी। एंगल पी, ठीक है, कोण पी दोनों में कॉमन। देखो एक नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत है नहीं कुछ, ठीक है, एंगल पी कॉमन है दोनों जगह, तो एंगल पी सेम दिख गया। उसके बाद यहां पर आप ऐसा भी सोच सकते हो
कि सर यहाँ पर दो पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन के बारे में देखिए, ए बी और क्यू आर, और इसको एक प्रतिच्छेदी रेखा कुछ इस तरीके से काट रहा है, ठीक है। तो अगर दो पैरेलल लाइन को एक प्रतिच्छेदी रेखा काटती है तो यहाँ पर बनने वाले जो संगत कोण होती हैं, एक कोण ये वाला और एक कोण ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों कोण बराबर नहीं होता क्या, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, संगत कोण है, दोनों ही दाईं तरफ है, दोनों ही ऊपर है, ठीक है। तो आप कह सकते हो सर ये दोनों कोण मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो आपको यही वाला सिचुएशन दिख रहा है वहां पर, तो आप कहोगे सर ये Yes, वाला sir, जो कोण है और ये वाला जो कोण है, दोनों ही कोण कैसे हैं, संगत कोण है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज कैसा है, समरूप है। तो ये लिखने के बहुत ज्यादा नीड है नहीं हमें कि क्या क्या रीजन है, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन है। तो सीधे यहाँ पर बोल सकते हो ट्रायंगल पी ए बी, ट्रायंगल पी ए बी, ठीक है, ये समरूप किसके होगा, ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू आर के समरूप होगा। कौन पी के बराबर, उभयनिष्ठ हो गया, कॉमन हो गया, कौन ए जो है कौन क्यू के बराबर है, और कौन बी जो होगा कौन आर के बराबर हो जाएगा। तो अगर दो त्रिभुज समरूप था सामने, आप क्या बोलोगे, सर यहां से हमने पी ए लिया, पी ए बटा क्या करेंगे बताइए, दूसरे साइड से क्या ले, पी क्यू। पी क्यू लेंगे उधर से। अब मैं पहले वाले त्रिभुज से क्या कर रहा हूं ना, यहां से मैंने ए बी लिया, तो दूसरे त्रिभुज से क्या लेंगे, QR. क्यू आर लेंगे, ठीक है। अब मुझे नहीं पता इसमें क्या जरूरत पड़ेगा, मैं तीनों ही लिख देता हूँ, ठीक है, उससे आपका बहुत ज्यादा कोई टाइम नहीं बर्बाद होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोलोगे लास्ट, सर यहां से मैंने पी बी ले लिया अगर, तो यहां से आपको पी आर लेना पड़ेगा, ठीक है, तीन भुजा होती है, पी बी जो होगा वो पी आर के समांतर हो जाएगा। तो पी ए बटा पी क्यू बराबर ए बी बटा क्यू आर बराबर पी बी बटा पी आर तो होगा। अब यहां से आप सोचिए, पी ए और पी क्यू का वैल्यू, ना ही हमें पी ए पता है ना ही पी क्यू पता है, तो इससे तो कोई मतलब है नहीं हमें, इस कोई मतलब का नहीं है, मैंने बस एक सेकंड टाइम ज्यादा लगा कर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आप देखिए ए बी का वैल्यू पता है क्या, ए बी आपको दे रखा था यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप ए बी का वैल्यू बोलोगे सर 3 सेंटीमीटर है, क्यू आर का वैल्यू कितना 9 सेंटीमीटर है, पीबी का वैल्यू आपको पता करना है, और पी आर का वैल्यू दे रखा था 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको पुट करिए, देखिए कितना आ रहा है, पुट तो कर दिया, सॉल्व करिए, 3 तिया 9, 3 एकम 3, Yes, 3 तिया 9, तो ये 6/3 बराबर पीबी, तो पीबी कितना आ गया देखिए, 2 आ गया, 2 बार में कट गया, तो 2 बराबर पीबी। तो हम कह सकते हैं पीबी की जो लंबाई आएगी वो 2 सेंटीमीटर आएगी। क्लियर है, आंसर ऑप्शन नंबर सी, समझ में आया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा प्रैक्टिस करना, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। डेटा बदल देगा, बाकी सेम रहेगा, 3 की जगह 5 लिख देगा, 9 की जगह 15 लिख देगा, ठीक है। इसके आगे फिर से हम बढ़ते हैं सैंपल पेपर की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। सारे टॉपिक आपको पढ़ा रखा हूं, यहाँ पर आप देखिए ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का ही, आपके एग्जाम का में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएंगे। सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा आपके लिए, 3, 8, 13, 18 में कौन सा पद 78 है, मतलब हो सकता है सर 15वां पद, 13वां पद, 16वां पद, ठीक है। तो सॉल्व करिए, देखिए मान लेते हैं सर यहाँ पर 78 जो है, मान लो एनवा पद, ठीक है, एनवा पद 78 मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, सर माना ए एन बराबर 78, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाइए, तो क्या बोलेंगे सर ए प्लस एन माइनस 1 डी, बिल्कुल आंसर सही कर रहे हो आप लोग, 16, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 78। यहाँ पर ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू आपका 3 होगा, ठीक है, 3 प्लस एन माइनस 1, नहीं पता एन माइनस 1, डी का वैल्यू कितना, डी का वैल्यू 8 में से 3 घटाओगे 5। तो देख रहे हो आसान से क्वेश्चन कैसे हैं, ठीक है। 78 यहाँ से क्या आ रहा है, एन माइनस 1 इंटू 5 कितना आ गया, 78 में से ये वाला 3 घटा देंगे, 78 में से 3 घटाएंगे तो 75 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एन माइनस 1 का वैल्यू कितना आ गया, 75/5, 75 को 5 से डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 15 डायरेक्ट लिख दो ना, 75/5 आया, 15 आया। अब n माइनस 1 का वैल्यू है, तो n का वैल्यू कितना आ गया, 15 + 1, ये माइनस का 1 उधर जाकर ऐड हो जाएगा, तो n का वैल्यू आपका 16 आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लास में भी किया था हमने, n का वैल्यू 16 होगा, क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अगर कोई भी डाउट होगा तो बताना, क्वेश्चन ऐसे ही सिंपल है। निम्नलिखित में बोल रहा है कि यहाँ पर के किन मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण का युग्म अद्वितीय हल होगा। चलो इस क्वेश्चन को ना मैं एक मिनट पेज कर लेता हूँ। अगर नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है, शायद दिख भी रहा होगा।
देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, के का वैल्यू क्या होगा किस मान के लिए, दो समीकरण लिखा गया है, x माइनस के वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और एक लिखा गया है 2x माइनस का 6y माइनस का 5 इक्वल टू 0। बोल रहा है कि अद्वितीय हल चाहिए। अद्वितीय हल कहने का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक हल। अद्वितीय मतलब यूनिक, वन सॉल्यूशन, और वन सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन होता है हमारे पास, ठीक है। a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आप क्या बोलेगा, a1 का वैल्यू क्या है, a1 का वैल्यू यहाँ पर से देखिए, a1 का वैल्यू आपका x का गुणांक 1 आ जाएगा। b1 का वैल्यू कितना है, देखो कुछ बच्चे k बोल देते हैं, तो k नहीं बोलना आपको, माइनस का k बोलना है। c1 का वैल्यू कितना, c1 का वैल्यू 4। यहाँ से आप देखिए a2 का वैल्यू कितना, a2 का वैल्यू आपका 2, b2 का वैल्यू कितना माइनस का 6, और c2 का वैल्यू कितना माइनस का 5। हालांकि हमें c1 c2 से मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर हम अगर कहते हैं a1/a2 अद्वितीय हल के लिए b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो a1/a2 कितना आ जाएगा, a1 का वैल्यू 1 और a2 का वैल्यू 2, तो यहाँ लिख दोगे 1/2। ये बराबर नहीं होना चाहिए किसके, b1 का वैल्यू माइनस का k है और b2 का वैल्यू आपका माइनस का 6 है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करिए, देखिए क्या आ रहा है। माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, और यहाँ से क्या आ गया, 6 इधर आके गुना हो जाएगा, 6/2 डज नॉट इक्वल टू k, 2 से काटा 3 बार में, तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आ गया, k 3 के बराबर नहीं आना चाहिए, बराबर नहीं है वहां पर, k जो है 3 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन आप चुनोगे, बताइए। तो आप लोग ऐसा बता भी रहे हो कि ऑप्शन नंबर बी चुन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, के जो है 3 के बराबर नहीं होना चाहिए, ऑप्शन बी में ये लिख रखा था, डज नॉट इक्वल टू यहीं पर था, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर के का वैल्यू बोल रहा है माइनस का 3 नहीं, के का वैल्यू 3 ये नहीं, इनमें से कोई नहीं, आंसर क्या आ रहा है, के का वैल्यू 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है, अद्वितीय हल के लिए। चलिए अद्वितीय हल का लाइन कैसे बनता है बताइए मुझे, लाइन कैसा बनेगा, रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। काटेगा प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा, और इसको हम संगत बोलेंगे, क्या संगत बोलेंगे, संगत, संगत संगत। बोल, एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बोल देना संगत है, ठीक है, संगत युग में, क्योंकि एक हल है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, ये तो बस 1 नंबर का 1 सेकंड का क्वेश्चन है। द्विघात बहुपद या बहुपद px बराबर x² प्लस bx प्लस c के अधिकतम कितने शून्यक होंगे, 2। 1 सेकंड क्वेश्चन 2, ठीक है। तो आपको पता है द्विघात बहुपद है, चर का अधिकतम घात जितना होता है अधिकतम शून्यकों की संख्या उतनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम घात 2 दिख रहा है, तो हम बोलेंगे सर इसके अधिकतम 2 शून्यक होंगे। अधिकतम घात 3 दिखेगा, अधिकतम शून्यक 3 होंगे। अधिकतम घात 4 दिखेगा, अधिकतम शून्यक 4 होंगे। द्विघात बहुपद में शून्यक जो होंगे वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। जैसे ये समझो, अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास द्विघात बहुपद का ग्राफ कुछ ऐसा है, तो ग्राफ में जल्दी से आप मुझे बताओ, अगर मैं कुछ ऐसा बनाता हूँ, हमारा ग्राफ कुछ ऐसा, तो मुझे बताओ इसके कितने शून्यक है, 0, 0 शून्यक है। द्विघात बहुपद है लेकिन एक भी शून्यक नहीं है। अगर मैं ऐसा कुछ ग्राफ बनाता हूँ तो इसके कितने शून्यक है, 2, 2 जगह पर काट रहा है एक्स एक्सिस को, 2 शून्यक हो जाएगा। अगर मैं ऐसे बनाऊं, इसका कितना शून्यक होगा, 1। एक जगह पर कट कर रहा है या टच कर रहा है तो 1 शून्यक हो जाएगा, ठीक है, ऐसे होगा। अगर मैं कुछ ऐसा बनाता हूं, क्या ये द्विघात बहुपद का ग्राफ हो सकता है, नो सर। नो सर। द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है सर यहाँ पर 3 बार कट कर गया, तो यहाँ पर 3 त्रिघात बहुपद का हो सकता है, फिर उससे ज्यादा घात वाले का हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने शून्यक होंगे, अगर कोई आपसे पूछे तो बोलना 3 शून्यक होगा, क्योंकि 3 बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। वाई एक्सिस को मत देखेगा, वाई एक्सिस को कितने बार भी कट करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक्स एक्सिस को देखना है कितने बार कट कर रहा है, ठीक है। चलिए तो फिर से आते हैं अपने क्वेश्चन पर, और यहाँ पर देखो पिछले क्वेश्चन में शून्यक का योग पूछा गया था, यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल पूछ लिया गया है। द्विघात बहुपद, इसके शून्यकों का गुणनफल बताइए। तो बहुपद क्या लिखा सर गया है, -1/3। ठीक है, 6x² प्लस का x माइनस का 2, ठीक है, 6x² प्लस का x माइनस का 2, सी आंसर आ रहा है, बढ़िया। तो यहाँ पर क्या आएगा, 6x² प्लस x माइनस 2, यहाँ से आप बोलोगे सर a का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया, b का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, c का वैल्यू कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया, ठीक है। a b c हमने आपको लिख दिया। तो आपसे पूछ रहा है कि सर यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल बताइए, मतलब अल्फा बीटा बताइए।
अल्फा बीटा कितना होता है आपका, सी बटा ए फॉर्मूला है। सी का वैल्यू कितना -2, ए का वैल्यू कितना है 6, -2/6 करने पर -1/3 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कितना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे बताओगे? 1 मिनट भी लगेगा क्या? 30 सेकंड है ना, 30 सेकंड में अगर फॉर्मूला याद है जल्दी से कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको बस टिक ही लगाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक द्विघात बहुपद बताइए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 3 और 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है इनमें से इनमें कोई से नहीं। कोई नहीं। ठीक है, अच्छा मैं बोलूँ कि मुझे तो आंसर ऑप्शन नंबर सी लग रहा है। नहीं है सर, +1 होना चाहिए। -1 है, इसलिए वो भी नहीं होगा, +1 होना चाहिए। नाइस। तो यहाँ पर क्या होगा, जल्दबाजी में ऑप्शन सी मत कर देना। अभी एक बैच में पढ़ा रहा था, वहां पर बहुत सारे आंसर सी आ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है। हमें क्या बोला है, शून्यकों का योगफल, यानी आपसे बोला गया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फा प्लस बीटा योगफल का वैल्यू 3 है। देखो क्रमशः लिखा गया ना, क्रम के अकॉर्डिंग, पहले योगफल तो पहले 3, उसके बाद गुणनफल, गुणनफल कितना है आपका 1 है, तो आप बोल सर यहाँ पर लिख दो पहले 3, और गुणनफल कितना है आपका, अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है आपका 1 है। ठीक है, 3 और 1 लिख दिया। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर द्विघात बहुपद कैसे बनता है, तो द्विघात बहुपद बनता है एक्स स्क्वायर माइनस, आप सीधे सीधे याद रख सकते हो यहाँ पर सम यानी एस इंटू एक्स प्लस पी, ऐसा याद किया था ना, सम इंटू एक्स प्लस पी मतलब योगफल और गुणनफल, एस मतलब योगफल, पी मतलब प्रोडक्ट गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर माइनस योगफल, एस कहने का मतलब क्या होता है, यही हमारा एस होता है। ठीक है, एस बराबर 3 और पी का वैल्यू कितना आपका 1 है, तो यहाँ पर बोलोगे सर इसका वैल्यू कितना 3x और यहाँ पर प्लस का 1, क्योंकि प्लस का पी होता है यहाँ पर। तो आप कह सकते हो ये हमारा आंसर होगा। एक चीज और बताया था कि यहाँ पर के का वैल्यू भी आता है एक, लेकिन के इन जनरल 1 हो जाता है, तो ये 1 नंबर के क्वेश्चन में कोई ज्यादा परेशान भी नहीं करेगा आपको, सीधे ऐसे लिख देना एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, तो यहाँ पर माइनस का 1 है तो ये गलत हो जाएगा, और ए और बी तो गलत दिख ही रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर मैं बोलूं कि हमारे पास शून्यक जो है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक, क्योंकि एग्जाम में 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, या तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल देकर बोलेगा, या तो बोलेगा शून्यक जो है हमारे वो दे रखा है अल्फा का वैल्यू 5 और मैं कह रहा हूँ बीटा एक दूसरा शून्यक है वो दे दिया 3, और मैं बोल रहा हूँ इसका जो द्विघात बहुपद बनेगा वो क्या बनेगा। मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, बस 2 ही ऑप्शन दे रहा हूँ, मुझे बताइएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 3, ऑप्शन बी में दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 15, कौन सा आंसर आएगा, बी आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत करिएगा, यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, शून्यक दे दिया, अल्फा और बीटा दे दिया। ठीक है, तो आप बोलोगे सर शून्यकों का योग कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 + 3 8। ठीक है, 5 + 3 आपका 8 आ जाएगा, और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 5 × 15। ठीक है, अब यहाँ से आप बोलोगे सर ये जो आया हमारा सम आया, एस आया, और ये क्या आया हमारा प्रोडक्ट आया, पी आया, गुणन आया। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे याद रखो, चाहे कुछ बच्चे ऐसे याद रखे होंगे, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, सेम ही चीज है सारा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस सम का वैल्यू आपका कितना है 8 है प्लस 15, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। ठीक है ना, तो अगर आपसे शून्यक दे रखा होगा तो ऐसे करिएगा, शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा होगा तो पहले के जैसा करिएगा। ठीक है, बस दोनों को मिक्स नहीं करना है। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है, हल करिए x + y = 14 और x - y = 4। लिखा गया x + y = 14, x - y = 4। अब यहाँ पर नहीं बोला गया है कि कौन से मेथड से करिए, आपको बोला भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे क्या बोलेंगे, इन दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़ोगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप सीधे सीधे इसको जोड़िएगा तो आपको दिखेगा विलोपन विधि से y से y आपका कैंसिल हो गया, +y - y, x और x को जोड़ेंगे 2x आ जाएगा, 14 और 4 को जोड़ेंगे सर 18 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया 18/2, x का वैल्यू कितना 9 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू 9 समीकरण 1 में पुट कर दो तो आ जाएगा x + y = 14, x का वैल्यू 14 माइनस 9, x का वैल्यू कितना, हाँ x का वैल्यू तो पता ही है, y का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू 9 पुट करोगे तो 9 + y = 14, तो y का वैल्यू कितना 14 माइनस 9 यानी 5। ठीक है, तो y का वैल्यू 5 और x का वैल्यू 9। क्लियर है, मुझे बताओ आपको याद आ रहा है क्या, इसमें कोई शॉर्टकट मैंने बताया था आपको?
सर एक्स की और वाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं इक्वेशन में। वो तो पुट करके चेक कर लेंगे कि एक्स का वैल्यू 9 और वाई का वैल्यू 5 आएगा, तो देखते हैं 9 5 जोड़ेंगे 14 आ जाएगा, 9 में से 5 घटाएंगे 4 आ जाएगा। अच्छा, वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं, मतलब आप ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो। हाँ बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन इससे, हाँ ठीक है ऐसा भी कर सकते हो कि आप ऑप्शन जो दे रखा है ना, लेकिन उससे टाइम कहाँ बचेगा। मान लो आप इसको चेक करोगे सारे ऑप्शन को, मान लो जो सही वाला आंसर ऑप्शन डी में है, तब तक आप ए को पुट करोगे, बी को पुट करोगे, सी को पुट करोगे, डी को पुट करोगे, टाइम आपका और ज्यादा ही लग जाएगा। ठीक है, तो उससे बेटर तो पहले ही वाला मेथड है। देखो एक शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपको क्लास में ही बताया होगा, लेकिन इस शॉर्टकट का एक क्या होता है ना, किसी भी शॉर्टकट या किसी भी ट्रिक का एक लिमिटेशंस होते हैं, हमेशा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका कुछ ऐसा इक्वेशन दे रखा हो, एक्स प्लस वाई दे दिया गया हो, ठीक है, ये आपको दे रखा हो और आपको एक्स माइनस वाई दे रखा हो, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि 2x प्लस वाई, एक्स माइनस 3y, 2x प्लस 5y, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंपली मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आपको एक बार दे दिया x प्लस वाई का वैल्यू, ठीक है, और एक बार दे दिया x माइनस वाई का वैल्यू, ठीक है, अगर ऐसा कुछ दे दिया हो तो आप सीधे सीधे क्या बोलिएगा, x का वैल्यू क्या होगा, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग लगाना, y का वैल्यू क्या होगा, घटा करके 2 से भाग लगाना। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी अभी लिखा था x प्लस वाई का वैल्यू 14 और x माइनस वाई का वैल्यू 5, ठीक है, आपको x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू के लिए सर 14 और 5 को जोड़ेंगे और 2 से भाग लगा देंगे। मुझे बताइए 14 और 5 को जोड़ने पर 14 और 5 था क्या, 14 और 4 था ना, 14 और 4 था, 14 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा 14 प्लस 4 को जोड़ेंगे 2 से भाग लगा देंगे, अपने मन में कर लीजिए, तो 18 को डिवाइड कर देंगे 2 से, 9 आ जाएगा। सीधे ऐसे रख सकते हो याद, 14 4 को जोड़ा सर 18, 18 में 2 से भाग लगाया 9 आ गया एक्स का वैल्यू। वाई का वैल्यू कैसे आएगा, वाई का वैल्यू कैसे आएगा, 14 में से 4 को घटाइए, 14 में से 4 घटाएंगे 10 आ जाएगा, 10 को 2 से भाग लगा दीजिए 5 आ जाएगा, 14 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 यानी 10/2 यानी 5। ठीक है, ओके, चलो एक और, x प्लस वाई का वैल्यू मैं दे रहा हूँ 15 और x माइनस वाई का वैल्यू दे रहा हूँ यहाँ पर 7। अब मुझे बताइए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 15 और 7 को जोड़ेंगे, x का वैल्यू चाहिए सर, 15 7 को जोड़ा, अपने मन में सोचा 15 7 22 होता है, 22 को 2 से भाग लगाइए, आ गया हमारा 11। y का वैल्यू कितना सर, 15 में से 7 घटाइए, 15 में से 7 घटाएंगे 8 आएगा, 8 को 2 से भाग लगा दिया 4 आ गया। 1 सेकंड में आंसर आ गया, 1 सेकंड तो नहीं बोलूंगा लेकिन कम से कम 10-12 सेकंड में तो आप कर ही लोगे। ठीक है, लेकिन मैं यहां पर अगर आपसे ये बोल दूं 2x, अब ये ट्रिक मत लगाइएगा, ठीक है, तो इस ट्रिक का एक लिमिटेशन है, सिर्फ आपको x प्लस वाई और x माइनस वाई लिखा रहेगा तो करिएगा, x का वैल्यू दोनों को जोड़ना है 2 से भाग लगाना है, y का वैल्यू घटा करके 2 से भाग लगाना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, 11 में 4 जोड़िए देखिए 15 आ जाएगा, 11 में 4 घटाइए देखिए 7 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका एक हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि एक हमारे पास दो समीकरण युग्म दे रखे हैं, 5x माइनस 3y बराबर 11 और माइनस 10x प्लस 6y बराबर 22। बोल रहा है कि ये जो युग्म है इसका जो लाइन बनेगा वो समांतर है। ठीक है, तो बताना है कि सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, समांतर है या नहीं है, चेक कर लेते हैं। 5x माइनस का 3y बराबर 11, ठीक है, और यहां लिख दिया गया है माइनस का 10x प्लस का 6y बराबर 22। ध्यान से सुनना मेरी बातों को, ठीक है, आप लोग आंसर बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 का जो फॉर्मेट है ना वो एक जैसा होना चाहिए। दोनों ही जगह आपको दिख रहा है कि बराबर के बाद 11 लिखा गया और दूसरे समीकरण में बराबर के बाद 22 लिखा गया, तो हम इसको 11 को उधर ले जाएं क्या, ले जा सकते हो, अगर आप 11 को उधर ले जाओगे तो 22 को भी ले जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं 11 को इधर ही छोड़ देता हूं तो 22 को भी इधर ही छोड़ दीजिए। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दोनों समीकरण का जो फॉर्मेट है ना वो एक जैसा होना चाहिए, मतलब इक्वल टू के बाद दोनों में सी है, ठीक है, अगर मैं इक्वल टू के उधर रख रहा हूँ सी, दोनों में चेंज करिए, दोनों ही समीकरण या तो ax प्लस बी वाई बराबर सी के बराबर हो, ऐसा फॉर्मेट में चलेगा, लेकिन दोनों ऐसे होना चाहिए। अगर ऐसे लिखोगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो दोनों समीकरण इस फॉर्मेट में होने चाहिए, तो फॉर्मेट दोनों का सेम रहना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं दोनों में बराबर के बाद 11 और 22 लिख रखा है, रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आप देख करके बताइए a1 का वैल्यू क्या है, a1 का वैल्यू आपको 5 दिखेगा, b1 का वैल्यू आप लोग बताओ, 2/2
-10 माइनस का 3 और C1 का वैल्यू कितना है? ठीक है, 11 -11 लिख सकते, उधर ले जाएंगे तो, लेकिन अभी के लिए मैं इधर ही छोड़ देता हूँ। तो C1 का वैल्यू 11 लिख दिया, क्योंकि मुझे पता नीचे भी दाएं तरफ ही है। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पर A2 का वैल्यू क्या होगा? -10 -10। B2 का वैल्यू कितना होगा? 6 और C2 का वैल्यू कितना है? 22 अब यहाँ पर डिवीजन करके देखते हैं, A1 बटा A2, A1 बटा A2 कितना आ रहा है? 5 बटा -10। सर दिख रहा है सर, ये -1/2 आ रहा है, माइनस को ऊपर लिखी चाहे नीचे लिखी। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, B1 बटा B2 निकाल करके देखो। B1 बटा B2 करोगे, हमें दिख रहा है -3 बटा 6, -3 बटा 6 करेंगे सर, -1/2 आ गया। उसके बाद C1 बटा C2 करेंगे, तो C1 बटा C2 11 बटा 22 आ गया, और 11 बटा 22 1 बटा 2 आ रहा है। ठीक है, तो हमें दिख रहा है सर दो तो सेम है, A1 बटा A2 भी -1/2 आया, और B1 बाई B2 भी -1/2 आया, लेकिन C1 बाई C2 प्लस का 1/2 आ गया, ये अलग आ गया। तो कह सकते हैं, माइक बंद कर लो, किसी का ऑन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह सकते हो सर, आपका A1 बाई A2 जो है वो B1 बाई B2 के बराबर तो आया है। ठीक है, लेकिन ये C1 बाई C2 के बराबर नहीं आया है। ठीक है, ये C1 बाई C2 के बराबर नहीं आया। ऐसे वाला जो कंडीशन होता है आपका, इसमें कितना हल होता है? आपको सर इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं पूछूं कितना हल होगा, तो कोई हल नहीं होगा। और कोई हल नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा? समांतर होगा। ठीक है, और इसको संगत बोलेंगे, क्या संगत बोलेंगे ये भी बता दो? असंगत। असंगत, क्योंकि कोई हल नहीं है तो असंगत हो गया। ठीक है, असंगत युग्म इसी को कहते हैं। तो अब एग्जाम में हो सकता है आपसे बोल दे कि असंगत है कि संगत है, हो सकता है लाइन कैसा है ये पूछ ले, हो सकता है हल कितने हैं पूछ ले। ठीक है, कुछ ही पूछ सकता है, बस क्वेश्चन जरूर आएगा एक इस पे। ठीक है, तो यहाँ पर बोलोगे सर ये समांतर होगा, समांतर लिखा गया है, इसका मतलब ये बिल्कुल ट्रू है, सत्य है, सही है, गलत नहीं है। ठीक है, सही है, आप बोल रहे ना सही लिखा है। ठीक है, चलिए इसके बाद के जो क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन किया हमने अभी तक? क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन 12, निर्देशांक ज्यामिति आपने पढ़ा है ना? चैप्टर 7। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ पर, चलो मैं बोल रहा हूँ हमारे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। थोड़ा सा कंसेप्ट देख लो, जो अगला क्वेश्चन है, ये दो पॉइंट है हमारे पास। इस पॉइंट का निर्देशांक आपको दे दिया x1 y1, और इस पॉइंट का निर्देशांक आपको दे दिया x2 y2। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु अगर आपसे पूछता है, मध्य बिंदु मतलब वह बिंदु जो बिल्कुल बीचों बीच हो, मतलब AP का दूरी और PB का दूरी बराबर हो। तो अगर मैं इस पॉइंट को कहता हूँ XY, तो इसका अगर आपको x निर्देशांक निकालना है, तो x निर्देशांक क्या होगा? दोनों पॉइंट का x निर्देशांक को जोड़िए और 2 से भाग लगा दीजिए। ठीक है, तो आपका x आता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। फॉर्मूला ज्यादा रटना नहीं है, ठीक है, समझ लो। इसका x निर्देशांक लिया, यहाँ से x लिया, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग लगा दिया। ठीक है, अगर y निर्देशांक चाहिए तो y वाले को जोड़ करके भाग लगाइए, तो y निर्देशांक चाहिए, ये वाला पॉइंट चाहिए। ठीक है, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, y वाले को जोड़ेंगे, 2 से भाग लगा देंगे। तो ये सेक्शन फार्मूला होता है, विभाजन सूत्र, उसी का स्पेशल केस है, मिड पॉइंट फार्मूला कहते हैं इसको, मध्य बिंदु सूत्र। तो इसी पर आया है क्वेश्चन आपका, बोल रहा है -4 3 और 8 -5। फॉर्मूला मैं लिख भी नहीं रहा, मैं सीधे आपको कह रहा हूं कि दो पॉइंट है हमारे पास। एक पॉइंट दे रखा है -4, 3, और एक पॉइंट दे रहा है 8 -5। बोल रहा है इसका जो मिड पॉइंट है ना, मध्य बिंदु, वो है 2 -1। पूछ रहा है सही है कि गलत है। अब छोड़िए सही की गलत है, आप निकाल लो, अगर वही आता है तो सही, दूसरा आता है तो गलत। ठीक है, तो आप इसको निकालिए। मान लो ये पॉइंट पी है, XY। ठीक है, x क्या आएगा सर? दोनों ही के x निर्देशांक को जोड़ेंगे और 2 से भाग लगा देंगे। तो जोड़िए, -4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। -4 प्लस 8, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो जोड़ नहीं पाएंगे, घटाव होगा। घटाएंगे 8 में से 4 तो 4 आएगा, पॉजिटिव आएगा क्योंकि बड़ा वाला पॉजिटिव है। 4 बटा 2 यानी 2 आ गया। ठीक है, x निर्देशांक तो 2 आया, जो सही लिखा है। y निर्देशांक निकालिए, तो 3 में जोड़ना होगा हमें -5। 3 प्लस -5 डिवाइडेड बाई 2। ये दिख रहा है क्या? शायद अभी नहीं दिख रहा होगा, चलो मैं कुछ इधर लिख देता हूँ, y ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, y कितना आएगा? 3 प्लस -5 डिवाइडेड बाई 2। y वाले को जोड़ा, यहाँ से 3 लिया, यहाँ से -5 लिया, तो 3 -5 बन जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा? -2/2।
यानी आ गया -1। तो पॉइंट जो आएगा वो आपका एक्स वाई आता है, ठीक है। तो पहले आप लिखोगे एक्स निर्देशांक 2, वाई निर्देशांक -1, 2 -1 होगा। यहाँ लिखा गया था 2 -1, मतलब बिल्कुल ये सही लिखा गया है, ठीक है। तो ये भी सत्य है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 13। ये करिए, एक एपी दे गया है 1 4 7, बोल रहा है इस एपी का 15वां पद बताइए। बताइए कितना 43। टाइम लगेगा? 43। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर सीरीज क्या लिख रखा है? 147, 15वां पद, मतलब आप क्या बोलोगे? देखो फिल इन द ब्लैंक से आप सीधे आंसर लिख दोगे, आपका हो जाएगा काम, ठीक है। बहुत ज्यादा कुछ करना ही नहीं है इसमें, ठीक है। आप सीधे लिखेगा ए का वैल्यू कितना है आपका 1, डी का वैल्यू कितना होगा, 4 में से 1 घटाएंगे 3 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से बोल रहा है A15, तो A15 के लिए फॉर्मूला क्या है? A15 A + 14D। A + 14D। बाकी सभी को क्लियर आ रही है क्या आवाज? यस सर। ज्योति लेफ्ट करके ज्वाइन करो, नेट चेक करो, ये इशू हो सकता है नेटवर्क का, क्योंकि बाकी सभी को शायद सही आ रही है। देखो अगर एक बच्चे को भी आ रही है मतलब आवाज सही होगा मेरे तरफ से। तो A + 14D, 15 में से 1 घटाएंगे तो सर 14 हो जाएगा, 14D। कैसा, कैसे लिख रहे हैं? AN का फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब देखो इसमें आप फॉर्मूला वगैरह मत लिखने लगना एग्जाम में, ठीक है। आपको 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको जल्दी से आंसर करना है, ठीक है। A + 14D, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है यहाँ पर। A का वैल्यू कितना 1, 14 × D, 14 × 3, तो 1 + 14 लिखूंगा तो दिखेगा ही नहीं आपको, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसके आगे मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। 1 + 14 × 3 = 42, 42 में 1 जोड़ेंगे 43 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर 43 आ जाएगा, ठीक है। इतना भी मैं जितने टाइम में सॉल्व कर रहा हूँ ना, मैं आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, ए का वैल्यू डी का वैल्यू, ठीक है। एग्जाम में आएगा तो इतना भी नहीं हो, बहुत जल्दी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आ गया आपका 43, यहाँ पर ऑप्शन नहीं थे। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। हालांकि पिछले साल भी ये सिलेबस से रिमूव था, लेकिन फिर भी आया, ठीक है। तो आने के चांसेस नहीं है, सुनना मेरी बात को, ये सिलेबस से हट गया है, लेकिन पिछले 2 साल से ये सिलेबस से हटा हुआ था, लेकिन फिर भी इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, सिलेबस से हटने के बाद भी। तो ये डिस्कस कर ले रहा हूं, अगर आ गया तो कर लीजिएगा, नहीं आया तो ठीक है, 2 सेकंड में सीख जाओगे। अगर हमारे पास 2 त्रिभुज है और ये दोनों ही, एक छोटा सा त्रिभुज बनाता हूं और एक बड़ा सा त्रिभुज है, तो डेफिनेटली मुझे पता है कि बड़ा वाला जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा और छोटा वाला का कम होगा, ठीक है। इसका नाम देता हूं PQR और यहां लिख दिया ABC। कौन से त्रिभुज की भुजा बड़ी है? कौन से त्रिभुज की भुजा बड़ी है? ABC की। ABC का क्षेत्रफल ही बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर कभी आपको बोलता है कि भुजा का अनुपात मैंने आपको दे दिया, इस त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात है वो दे दिया गया है कि 3:5 दे रखा है, ठीक है। और आपसे बोलता है कि क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, ठीक है। क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, क्षेत्रफल का अनुपात के लिए भुजा के अनुपात को वर्ग कर दीजिएगा। कैसे याद रहेगा? क्षेत्रफल का इकाई बताइए, किसी भी आप चीज का क्षेत्रफल या एरिया निकालते हो तो इसका यूनिट क्या लिखते हो? बोलिए। अगर मैंने 20 लिख दिया, वर्ग लिखते हैं मतलब आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हो, मीटर स्क्वायर लिखते हो, वर्ग इकाई लिखते हो। तो उसी से याद रखेगा सर, क्षेत्रफल का जो इकाई होता है वर्ग इकाई होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, है ना। तो आप भुजा के वर्ग को कर दीजिएगा, भुजा के अनुपात का वर्ग कर दीजिएगा, क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। 3 का वर्ग करोगे सर 9 मिलेगा, 5 का वर्ग करेंगे सर 25 आ जाएगा। मतलब इन दोनों का क्षेत्रफल 9 और 25 नहीं है, लेकिन क्षेत्रफल का जो रेशियो आएगा, जो अनुपात आएगा, वो 9:25 में रहेगा, ठीक है। अगर इसका क्षेत्रफल 9 है तो इसका क्षेत्रफल 25 रहेगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या आ जाएगा? 9:25। अगर मैं बोल रहा हूँ कि भुजा का अनुपात आपको दे दिया कि 4:8 है, 4:8 तो नहीं लिखा रहेगा, 4 मैं कह रहा हूँ 9। मुझे बताइए क्षेत्रफल का अनुपात क्या बोलोगे? 16:81। सर 16:81। 16:81। 4 का वर्ग करेंगे 16, 9 का करेंगे 81। तो ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आ सकता है, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि 2 त्रिभुज है जिनके क्षेत्रफल का अनुपात मैं आपको दे रहा हूँ। क्षेत्रफल का अनुपात आपको दे दिया 49:36। मुझे बताइए भुजा का अनुपात क्या रहेगा? 7:6। अब देखो, भुजा का वर्ग करेंगे तो क्षेत्रफल आया, तो क्षेत्रफल का वर्गमूल कर देंगे तो भुजा आ जाएगा, ठीक है।
तो अगर भुजा का अनुपात पूछ रहा है तो आपको सर 49 का वर्गमूल कर दीजिए, भुजा छोटा होगा ना, तो कहेंगे सर 49 का वर्गमूल करेंगे 7 आएगा और 36 का वर्गमूल करेंगे 6 आएगा, तो भुजा का अनुपात 7:6 आ जाएगा। तो ये दोनों में से कुछ क्वेश्चन आएगा, 1-2 सेकंड में आप कर लोगे, बहुत डिटेल में नहीं सीखना है, सिलेबस में है नहीं, आने का चांस नहीं है, फिर भी क्योंकि पिछले साल आ गया था तो इसका आंसर मुझे बता दो। 4:9 में दे दिया गया है भुजा, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 में है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो 4:9 का वर्ग कर दीजिए, 16:81, ठीक है, 16:81। मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। अगर मैं कुछ ऐसा बनाता हूं, अगर हमने y एक्सिस बनाया, x एक्सिस बनाया, तो आपको पता है जहां पर एक दूसरे को काट रहा है यही वाला मूल बिंदु O होता है, ठीक है, जिसका निर्देशांक 0, 0 होता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं एक पॉइंट हमारा इतने दूर पर स्थित है, कोई भी पॉइंट इसका नाम दे दिया, मान लो XY, तो ये डिस्टेंस कितना होता है, या फिर मैं इसका नाम दे दिया P, तो आप सीधे बोल सकते हो OP कितना होगा। तो OP के लिए सीधे फॉर्मूला याद रखेगा, वर्गमूल x² + y², ठीक है, x² + y², कुछ नहीं है, पाइथागोरस से निकल कर आ जाता है। खैर कैसे है उसके बारे में डिस्कशन नहीं करते, बाद में जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो ओपी बराबर x² + y²। अगर मैं पॉइंट देता हूं कि 3 और 4 है, ठीक है, मैं पूछ रहा हूं मूल बिंदु से दूरी बताइए, तो आप क्या बोलोगे सर, ओपी कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 4 का वर्ग 16, 16 9 25 आ गया, 25 का वर्गमूल कर देंगे 5 आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस मत लेना क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, तो डिस्टेंस आपका पॉजिटिव ही आएगा। 5 के बाद ऑप्शन अगर नहीं रहेगा तो यहाँ पर इकाई जरूर लिख देना, ठीक है, अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तो इकाई लिख दीजिएगा, सेंटीमीटर मीटर मत लिखना, लेकिन 5 इकाई आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करिए, आपसे बोल रहा है बिंदु कितना है, 5 - 7, ठीक है, तो आपका पॉइंट है 5 - 7, आपसे पूछ रहा है मूल बिंदु से दूरी, करके बताओ। √74। ठीक है, तो आपका पॉइंट जो है आपका P, वो बोल दिया 5 - 7, आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस बताइए ओरिजिन से, तो ओपी लिख दोगे, ये x हो गया आपका, ये y हो गया आपका, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू -7, तो वर्गमूल x² + y², ठीक है, तो वर्गमूल x² कितना, 5 का वर्ग प्लस -7 का वर्ग, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 25, मैंने लिख दिया माइनस का 49, सही है कि गलत है? प्लस का आएगा। प्लस का आएगा क्योंकि आपको पता है वर्ग किसी का भी करिए सर प्लस ही आएगा, तो यहाँ पर प्लस का साइन जो है प्लस तो रहेगा ही, और -7 का स्क्वायर करेंगे तो भी 49 ही आएगा, माइनस का 49 नहीं आने वाला, यहाँ पर 49 आएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो 9 5 14, 4 2 6 7, 74 वर्ग, ठीक है, तो 74 ही छोड़ देना, ये किसी का भी वर्ग नहीं है तो ऐसे ही छोड़ देना, और यहाँ पर इकाई लिख देना, ठीक है, तो वर्गमूल 74 इकाई आंसर, ठीक है, मूल बिंदु से दूरी। तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या आएगा, वर्गमूल 74 इकाई, इकाई जरूर लिखना, ठीक है, नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं कटेगा, लेकिन अच्छा रहेगा कि आप लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, मुझे बताइए, यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन 16 में, k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण के 2 बराबर मूल है। तो 2 बराबर मूल के लिए कंडीशन क्या होता था सर D 0 होगा। D 0 होगा। तो 3 कंडीशन मैंने आपको बताया था, किसी भी द्विघात समीकरण अगर ax² + bx + c = 0 लिख रखा है तो D या तो सर 0 से बड़ा हो सकता है या 0 या को तो बराबर, 0 के बराबर होगा, हाँ बोलो, या 0 से 0 से हाँ। छोटा, मतलब मैंने आपको 3 कैटेगरी बताया, या तो पॉजिटिव होगा, या तो नेगेटिव होगा, या तो ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव होगा। अब पॉजिटिव के केस में आप क्या कहते हो सर, डी यहाँ से जो मूल आते हैं, मूल क्या, ये व्यक्त कर निकाल रहे हैं डी, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, डी का आता है b² - 4ac को हम पर कहते भिन्न हैं। होंगे। तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, ठीक है, चलो मैं लिख रहा हूँ वास्तविक और भिन्न होंगे, और यहाँ पर डी अगर छोटा है तो वास्तविक अवास्तविक होंगे, कोई भी वास्तविक मूल होगा ही नहीं, और डी अगर 0 के बराबर है तो कहेंगे सर मूल क्या होंगे, वास्तविक और बराबर, मतलब समान मूल होंगे, दोनों ही मूल बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं कभी अगर ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ, डी का वैल्यू मेरा जो आया वो 5/3 आ गया, तो अब क्या बोलोगे, मूल कैसे होंगे? सर वास्तविक और बराबर। वास्तविक और बराबर कैसे, ये पॉजिटिव है ना, 0 से बड़ा है सर, ये पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो वास्तविक और भिन्न होगा, वास्तविक और अलग। मैं डी का वैल्यू निकाला और डी का वैल्यू √7 आ गया, आप क्या बोलोगे? सर काल्पनिक होगा। नहीं नहीं, काल्पनिक नहीं होगा, अभी भी देखिए ये पॉजिटिव ही है, भले ही रूट में है लेकिन है तो पॉजिटिव,
है तो 0 से बड़ा। अगर मैं √3 लिख रहा हूँ तो √3 का वैल्यू 1.732 होता है, ये भी तो 0 से बड़ा है। तो आपको सर डी का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है, √7 भी आ गया, तो भी आप क्या बोलोगे सर, वास्तविक तथा भिन्न। ठीक है, ओके। तो Okay, पॉजिटिव ही तो है, ये नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव रहेगा तभी बोलेगा अवास्तविक या वास्तविक मिल नहीं होगा, काल्पनिक होगा। ठीक है, नेगेटिव रहेगा तभी बोलिएगा। तो यहाँ पर आपका नेगेटिव नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 2 बराबर मूल चाहिए। बराबर मूल कहने का मतलब वास्तविक और बराबर। सीधे आप बोलोगे सर डी कितना होना चाहिए, डी का वैल्यू 0 होना चाहिए। डी होता क्या है आपका, b² - 4ac जो होता है वो डी होता है। b² क्या होता है, ये क्या होता है, यहाँ पर से देखिए। आप देखो समीकरण क्या है, 3x² + kx + 3 = 0। यहाँ से आप बोलोगे सर a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू आपका k है, c का वैल्यू आपका 3 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए। तो b² कहने का मतलब k² - 4 × a का वैल्यू आपका 3 और c का वैल्यू भी आपका 3। सॉल्व करिए, 0 आ जाएगा। k² - 4 × 12, 12 × 36 = 0। यानी k² का वैल्यू कितना, 36। A की वैल्यू k² का वैल्यू होगा 36 है, तो k का वैल्यू कितना होना चाहिए, k का वैल्यू 6 होगा। k का वैल्यू जो है, या -6? हाँ देखो यही मैं तो क्वेश्चन +- चाह भी रहा था कि आप लोग बोलिए। अगर k का वैल्यू 6 बोलोगे ना, तो अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर का है तो आपको हो सकता है 2.5 नंबर मिले। ठीक है, अगर 2 नंबर का है तो हो सकता है 1.5 नंबर मिले, थोड़ा सा नंबर कट जाएगा अगर सिर्फ प्लस का 6 लिखोगे तो। यहाँ पर क्या है, k² का मान आपको 36 दे रखा है। तो जब भी मैंने बोला है वर्गमूल हटाओगे तो दोनों तरफ दूसरे तरफ प्लस या माइनस दोनों ही साइन आ जाएंगे। तो प्लस माइनस वर्गमूल 36 लिख दोगे और यहाँ से आपका आ जाएगा +/6। तो ये आंसर करोगे सर, प्लस का 6 भी होगा, माइनस का भी 6 होगा। 6 का वर्ग करेंगे तो भी 36 मिलेगा, माइनस का 6 करेंगे वर्ग तो भी तो 36 मिलेगा। और यहाँ पर रिजेक्ट करने के लिए मेरे पास कोई रीजन नहीं है। अगर मैं बोल दूं कि k जो है किसी भी क्लासरूम में लड़कों की संख्या है, लंबाई है, तब रिजेक्ट करोगे ना। यहाँ तो ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है। ठीक है, तो आप सीधे बोलोगे सर k जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो k का वैल्यू प्लस का 6 भी चलेगा, माइनस का 6 भी चलेगा, दोनों ही आंसर पॉसिबल है। ठीक है, तो ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही रखते हैं, टाइम हो चुका है। इसके आगे के सारे क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा, ये पीडीएफ में सेंड कर दूंगा आपके ग्रुप में। ठीक है, और इसके आगे के सारे क्वेश्चन ट्राई करना अगले क्लास में। इसके अलावा एक और सैंपल सेट में सेंड करूंगा, ट्राई करिएगा, बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन में, अच्छा एक चीज और, अभी रुक जाओ सभी लोग। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं, जैसे पिछले साल का सिलेबस और इस साल का सिलेबस ना अलग अलग है थोड़ा। इसमें कुछ क्वेश्चन आपको ट्रिगोनोमेट्री के मिल जाएंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति के, तो त्रिकोणमिति वाला क्वेश्चन मत बनाइएगा, मैं मार्किंग कर दूंगा। ठीक है, कट लगा दूंगा, वो क्वेश्चन मत करिएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन मार्क रहेगा ना कि कट, वो मत करना। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन कर लेना। चलो ठीक है, इतना ही रखते हैं। इसके आगे कोई डाउट है तो बताओ आज के क्लास में, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।